हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। हम ईटीएफ की चर्चा कर रहे हैं। ईटीएफ में हम बारी दर बारी के ईटीएफ की बात कर रहे हैं, उनके वेटेज के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे हम उनके वेटेज का इस्तेमाल करके उसका ईटीएफ का एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे पास एक और नया ईटीएफ आया है जिसे हम बोल रहे हैं ऑयल एंड गैस ईटीएफ। अब ये जो ऑयल एंड गैस ईटीएफ है, इसको अगर हम ट्रैक करने जाएं तो क्या हमारे पास साधन है, क्या इसका वेटेज है, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स है और कैसे ये वर्क कर रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपको सामने जो चार्ट दिखाई दे रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो ये ऑयल एंड गैस ईटीएफ का चार्ट है। एक बार को मैं ये क्लियर कर देता हूं। 24 जुलाई से जो है ये चालू हुआ है। अब 24 जुलाई से अभी तक में आप देखोगे तो इसकी ग्रोथ क्या रही है, बोले नील ग्रोथ है भैया। क्योंकि अभी रिसेंटली मार्केट जैसे ही लिस्ट हुआ वैसे ही मार्केट ने रिसेंटली करेक्शन किया। अब करेक्शन में इसका मेजर वेटेज मैं आपको बता देता हूं। ऐसे ही अभी अपन चलेंगे वैसे वेटेज चेक करने के लिए, पर मैं आपको अभी ऐसे ही बता देता हूं इसका वेटेज कितना है। अगर आप ऐसे वेटेज देखने जाओगे तो ये जो है रिलायंस में वेटेज रखता है 30% का। अब 30% कोई छोटा मोटा नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता देता हूं कि अगर आप कैटेगरी वाइज फंड्स में अपन अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन कितना रिस्की होता है। वो आता है कि लो रिस्क, फिर मॉडरेट रिस्क, फिर आता है हाई रिस्क, फिर आता है वेरी हाई रिस्क। तो ये वाला जो फंड है इसको वेरी हाई रिस्क पर रखा गया है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको ये पहले ही बता देता हूं। नहीं तो लोगों का क्या होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि वो कौन से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए निफ्टी 20 जो है वो मॉडरेट रिस्क पे आता है, क्योंकि वहां पे 50 कंपनी है और प्रॉपर वेटेज में डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। अब यहाँ पर क्या है, अकेला रिलायंस में 30% डाल दिया है। अब लोगों का मानना यह है कि बहुत मुश्किल है, रिलायंस में ऐसा क्या ही हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अडानी में भी ऐसा क्या ही हो सकता था, कुछ हो गया ना। लोगों का इतना अटूट विश्वास था कि अडानी तो गिर ही नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो उनका व्यक्ति से सारी दुनिया भर की बातें थी। आपके सामने गिरा। जो क्रेश आए वो 50% के आसपास के क्रेश थे और उस क्रेश में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा बना। पर आप अगर ये सोचिए कि आप पहले के इन्वेस्टेड हो, जो लोग भी उस क्रेश में पहले के इन्वेस्टेड थे वो आज भी फंसे हुए हैं, अगर उन्होंने नीचे में एवरेजिंग नहीं करी है और सिर्फ दो स्क्रिप्ट को छोड़ दें, अगर अपन अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर, तो आपका क्या सेगमेंट निकल कर क्या रहा है कि आप फंसे हुए हो। आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आपने नीचे कोई एवरेजिंग नहीं करी, आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं था, आप ऊपर के बायर थे, तो आप अगर बाइंग करके बैठे हो, प्राइस नीचे गई वापस घूम के आई, तो आप अभी तक नहीं निकले हो दो स्क्रिप्ट को छोड़ करके। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे में अगर आप ये बोलो कि रिलायंस में क्या ही हो सकता है, मैं बोलूंगा कुछ नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक स्टॉक 20% करेक्शन कर सकता है क्या, 30% करेक्शन कर सकता है क्या? आपका जवाब आएगा हाँ कर सकता है। मेजर मार्केट में अगर मेजर करेक्शन आएगा, 20% का निफ्टी पर करेक्शन आएगा, 10% का निफ्टी पर करेक्शन आएगा, तो उस स्टॉक पर भी कम से कम 10 से 12% का करेक्शन आएगा। कोई खराबी नहीं है। तो उस वाले करेक्शन के हिसाब से ये जो ईटीएफ है, ये ईटीएफ को चलने में ये ग्रोथ रोकेगा। ये जो है ये चलेगा तो ईटीएफ चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ईटीएफ नहीं चलेगा। तो ये जो है कि इसका ड्रॉबैक पॉइंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिलायंस चलने वाला है तो आप जाके रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर दो या सीधा ये ऑयल एंड गैस ईटीएफ खरीद दो, बात बराबर ही पड़ेगी, लगभग बात बराबर पड़ेगी। इतना अगर क्लियर हो चुका है तो आगे की तरफ बढ़ेंगे कि अभी ईटीएफ बेस कहां बना रहा है और क्या आगे की संभावना नजर आती है। ईटीएफ का अभी आपके सामने ग्राफ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12.5 के नीचे ही जाने को तैयार नहीं है। 12.5 जो है ये इसका बेस है, और अगर मैं स्विंग के लिए कंसिडर करूं तो मैं 12.5 को ही बेस मान के इसको स्विंग की कैटेगरी में रखूंगा। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो नहीं कर रहे तो मैं आपको बता देता हूं, मैं दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूं, एक स्विंग और दूसरा होता है मेरा वेल्थ। मैं पहले स्विंग के हिसाब से ईटीएफ में फंड डालता हूं। अगर गड़बड़ होती है तो वहां पे मैं लॉस काटने की बात नहीं करता, मैं ये बोलता हूं कि कोई बात नहीं, उसको रखे रहने दो, क्योंकि वो ईटीएफ है। मुझे ये पता है कि आने वाले समय में जब भी प्राइस नीचे जाएगी मैं उसमें धीमा धीमा करके बाइंग करूंगा मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपीज का स्विंग डाला, अभी वो नीचे घुस गया, मैं गलत हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इतना पता है कि मैं हर महीने इसमें 3000 4000 3000 4000 लगाते जाऊंगा। अगर प्राइस 5 महीने नीचे रह गई और मैंने एवरेजन 4000 रुपए लगाए तो मैंने 20,000 रुपए नीचे जाके लगाए। अब इस बीच थोड़े बहुत फंड की व्यवस्था हुई और दोबारा से दिखा यहां से कि नीचे से जाकर के एक फिर से नया स्विंग बन रहा है, तो उस नए स्विंग पे जाकर के मैं दोबारा से क्या करूंगा, इसका डबल या इसका ट्रिपल लगभग 50,000 के आसपास दोबारा इन्वेस्ट कर दूंगा। अब कंडीशन क्या बन रही है, जो नीचे जाने पर स्विंग की इन्वेस्टमेंट बनी और दोबारा से डबल इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या हुआ, नीचे जाके कितने लग गए, बोले 70 के। और किस भाव के लगे, मैं मानता हूं 11 रुपए के आसपास के भाव के लगे। तो कंडीशन क्या हुई, 13 रुपए में पैसा लगा, 11 रुपए पैसा लगा, मेरा एवरेज कितने पे आ गया, 12 और 12.5 पर। तो अब मेरे को यहां से वापस से चलने पर 12 12.5 आने पर मेरे को नो लॉस नो प्रॉफिट दिखने लगेगा और मैं फिर से उसी पोटेंशियल के गेन के लिए बैठा हूं, पर अब की बार ज्यादा कैपिटल से। तो ये ओवरऑल कैटेगरी होती है कि स्विंग और इन्वेस्टमेंट में। अब स्विंग क्यों करना है, क्योंकि अगर वो यहीं से चल गया और मैं सिर्फ 2-2 हजार रुपए डालता रह गया तो क्या होगा, वो चलते 15, चलते 17, चलते 18, चलते 25। तो ऐसे में अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो आपकी चीज 13 रुपए की 25 रुपए हो गई, बोले डबल हो गई। और मैंने कितने रुपए से कमाया, बोले 40,000 रुपए से मैंने 70,000 रुपए बना दिए।
क्या है? अब आप पूछोगे ये ऐसे कैसे बन गए 40,000? देखो वो बढ़ते जाएगा, गिरते जाएगा, हम थोड़ा थोड़ा खरीदते जाएंगे, यही हमारा नियम है। नियम क्या है? जिस दिन मुझे लाल दिखेगा मैं खरीदूंगा, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा खरीदते जा रहा हूं। तो क्या हुआ, बोले 40 इन्वेस्ट किए थे वो 70 दिख रहे हैं, 40 इन्वेस्ट किए थे वो 64 दिख रहे हैं। ये संभावना बनेगी, प्रैक्टिकली करा हुआ है, तो उसी रेशो के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बस इतना सा जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमको इस्तेमाल करके चलना होता है। अब ऐसे में ये दो कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया, तो हाल फिलहाल में मेरा मानना है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे क्या बेस फॉर्मेशन हो रहा है और क्या मैं आगे की प्लानिंग रख के चलता हूँ। फटाफट से चेक करेंगे इसके हेवी वेटेज को कि इसके वेटेज वाले स्टॉक कैसे काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप इसका एक ओवरव्यू निकाल लोगे। तो अभी जो है मैं इसके स्टॉक्स पे आ चुका हूँ। स्टॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा रिलायंस, ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसीएल, गेल, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, अडानी, टोटल गैस और इंद्रप्रस्थ गैस। वैसे जो है ये 15 स्टॉक का जो है ईटीएफ है, पर इसमें अभी हाल के लिए आपको 12-13 स्टॉक देखने को मिल रहे होंगे, 10 या 12 स्टॉक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं वेटेज की बात करें तो रिलायंस जो है यहाँ पे 30%। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बाकी का जो वेटेज है 17%, 9% और 8%। किस किस का? ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसीएल का। इसको ऑटोमेटिकली 60% के आसपास तक पहुंचा देता है। मतलब अगर मैं शुरू की 4 कंपनी का सही अंदाजा लगा लूं और उनको अगर सही तरीके से एनालिसिस कर लूं, तो मैं ऑयल ईटीएफ जो है उसके ऊपर जाकर के एक हैवी पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं क्या सोचता हूं। मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसका अंदाजा रख के चलें। अब आगे देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 30% का वेटेज है। रिलायंस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। रिलायंस को अपन एक बार चेक करेंगे और एक बार अपन ओएनजीसी को भी चेक करते हैं। दो कंपनी को चेक करने से हमें ब्रॉड सिनेरियो भी हाल फिलहाल की करंट सिचुएशन का पता चलेगा। ये जो है मैं रिलायंस पर आ चुका हूं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑयल एंड गैस अगर आपको ऐसा साइडवेज दिखाई दे रहा होगा, तो वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब से वो लिस्ट हुआ है अपना जो रिलायंस है, वो रिलायंस भी ऐसा साइडवेज है। ऑयल एंड गैस की लिस्टिंग के बाद ऑयल एंड गैस साइडवेज क्यों है और साइलेंट क्यों है? क्योंकि रिलायंस साइलेंट और साइडवेज है। अगर यहां से रिलायंस ने रैली वापस पकड़ी नए लाइफ टाइम हाई के लिए, तो आपको ऑयल एंड गैस ऊपर बढ़ता नजर आने वाला है। इसमें कुछ खराबी है ही नहीं, क्लियर कट है। और अगर यहां से रिलायंस नहीं चला, रिलायंस थोड़ा सा ऊपर गया और पलटी मार के ऐसा घूम गया, तो ऑयल एंड गैस नहीं चलेगा। ये आपको ध्यान रख करके चलना है। तो रिलायंस को ब्रॉडली ट्रैक करना है। रिलायंस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आप ऑयल एंड गैस में फंड लगाना। रिलायंस रुक गया है, आप भी रुक जाना। ये सबसे बेटर तरीका है इस इंडेक्स को फॉलो करने का, इस ईटीएफ को फॉलो करने का। रिस्क मीटर में आपको बता चुका हूं, इट इज अ वेरी हाई इंस्ट्रूमेंट, ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और फटाफट से ओएनजीसी को चेक करते हैं। तो यहां पर मैंने ओएनजीसी लगा दिया। ओएनजीसी की क्या स्थिति है? तो ओएनजीसी ने मोमेंटम किया है, पर देखो रिलायंस नहीं चला तो ऑयल एंड गैस पे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि सेकंड वेटेज का और इसने तेजी करी है इस बीच। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मैं देख रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। अभी क्या कंडीशन, ये हल्का सा क्या ले रहा है, पुल बैक ले रहा है। अगर आपने मेरी स्विंग ट्रेड्स वाली वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि स्टॉक्स कैसे चलते हैं। बोले स्टॉक्स के चलने का एक तरीका होता है, चला चला चला, एक पुलबैक बनाएगा, फिर चलेगा, फिर एक पुलबैक बनाएगा। तो ये जो फेस है कौन सा पुलबैक है? एक साइडवेज वाला यहाँ पे पुलबैक बनाए, जिसमें उसने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 2 बार ट्राई किया, और अब ये छोटा पुलबैक है। अगर यहाँ से मंडे के दिन ऐसा सीन दिखाई देता है तो ये नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर इस वाले सेगमेंट में इसमें कंटिन्यूटी दिखाई देती है। तो ये था ओवरऑल तरीका ईटीएफ को एनालिसिस करने का। अब इसके आगे का पार्ट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग खुद सोचिएगा यहाँ पर कि ऑयल एंड गैस ईटीएफ में और कौन से स्टॉक है। आप नीचे जाइएगा, उन सबके चार्ट खोल के देखिएगा और ओवरऑल ब्रॉड वे में अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिएगा कि किस वाले पॉइंट ऑफ टाइम से मुझे उसमें एसआईपी वाले फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है। अब एसआईपी कैसे करते हैं ईटीएफ में, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो बना चुका हूं, तो एक बार आप जाके चेक कीजिएगा कि क्या मेथड होती है। मैंने मेथड सारी वीडियोस में डिस्कस करी है, तो आप उस वाले मेथड के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।